हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन के 10th चैप्टर वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है स्कंद विपणि में व्यापार प्रक्रिया या ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज। हमने स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। स्टॉक एक्सचेंज को ही शेयर मार्केट भी कहते हैं और इसके कई नाम हैं। सट्टा बाजार भी कह सकते हैं। अब हमको यहां देखना है कि स्कंद विपणि में किस प्रकार से व्यापार की प्रक्रिया होती है। तो जैसे पहले खूब संचार के साधन नहीं थे, बहुत प्राचीन समय में जब से ये प्रारंभ हुआ होगा, तब प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय नीलामी के प्रणाली के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब जैसे ही इंटरनेट का युग आ गया, तो इंटरनेट के युग में पहले की जाने वाली प्रक्रिया की अपेक्षा अब ऑनलाइन स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। अब व्यापार अंश दलाल या शेयर ब्रोकर के कार्यालय में कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। अंश दलाल अंश बाजार के पंजीकृत सदस्य होते हैं। इनका पंजीयन किया गया होता है, तभी वो ये शेयर का खरीदना और बेचना कर सकते हैं, जिनके माध्यम से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अंश दलाल क्रेता और विक्रेता के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करने वाला स्टॉक एक्सचेंज का ही सदस्य होता है। अंश बाजार में अंश दलाल के द्वारा सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का ही व्यापार किया जाता है। जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां होंगी उन्हीं का व्यापार किया जाएगा। कंपनी अपना जब स्कंद विपणि में सूचीयन करवा लेगी, सूचीयन करने के लिए जिन भी औपचारिकताओं की आवश्यकता होगी वो औपचारिकताएं कर लेगी, तो उनका कंपनी के शेयर्स सूचीबद्ध हो जाएंगे। फिर स्कंद विपणि में व्यापार नगद या बदला या आगे ले जाना के आधार पर हो सकता है। एक सौदा अवधि में किए गए प्रतिभूतियों के सभी व्यवहारों का निपटारा क्लियरिंग प्रोग्राम में करना होता है। प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्र के आदान प्रदान में आने वाली समस्या का समाधान इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रविष्टि ने ले लिया है। अब देखते हैं हम सट्टे के दो प्रकार है, तेजी वाला सट्टा और मंदी वाला सट्टा। अब हम ये देखते हैं कि भारत में स्कंद विपणि कहां कहां पर है। तो भारत में इस समय 24 मान्यता प्राप्त शेयर बाजार कार्य कर रहे हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, इंदौर, बड़ौदा, भुवनेश्वर, कोचीन, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, मैंगलोर, मेरठ, पटना, पुणे, राजकोट और सिक्किम, इन जगहों पर स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय हैं। अब हम देखते हैं सूचकांक। ये शब्द स्टॉक एक्सचेंज के ही साथ जुड़ा होता है। कितना महत्वपूर्ण शब्द है सूचकांक या सेंसेक्स। तो ये क्या है? तो स्कंद विपणि के सामान्य मूल्य प्रचलन को निर्देशांक के द्वारा नापा जाता है। संवेदनशील निर्देशांक मुंबई स्कंद विपणि का बेंचमार्क सूचकांक है। इसे 1996 में अपनाया गया था और इसका बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग होता है और देश में स्कंद विपणि सूचकांक के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय स्कंद विपणि या NSEI। तो ये NSEI क्या है? तो केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक नए राष्ट्रीय शेयर बाजार के गठन किया गया था, जिसको NSEI के नाम से जाना जाता है। ये नवंबर 1992 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी
और इसके स्थापना करने के प्रवर्तक जो हैं वो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं और वाणिज्यिक बैंक है, और इनकी अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये पूरा कंप्यूटरीकृत है। यह अपने निवेशकों को क्रय विक्रय के लिए देशव्यापी सुविधा प्रदान करता है, कहीं से भी क्रय विक्रय किया जा सकता है। इसमें उन्हीं कंपनियों की प्रतिभूतियों का सूचीयन होता है जिनकी चुकता पूंजी कम से कम 3 करोड़ रुपए हो। अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय ओवर द काउंटर एक्सचेंज, OTCEI। इसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अक्टूबर 1990 में की गई थी। इसे देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने प्रवर्तित किया था। यह एक मान्यता प्राप्त स्कंध विपणी है और जिस पर सेबी का नियंत्रण है। सेबी हमें आगे पढ़ने ही वाले हैं। इनमें ऐसी कंपनियों के शेयर्स को सूचीयन किया जाता है जिनको बाहर कहीं भी सूचीबद्ध नहीं किया जाता। ऐसे प्रतिभूतियों को भारतीय ओवर द काउंटर एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है। इनकी कम से कम चुकता पूंजी 30 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए, तभी इन प्रतिभूतियों का सूचीयन होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो सेबी है ये क्या है? देश की अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का कार्य मिला है। बदलते आर्थिक परिदृश्य में नए निवेशकों की संख्या भी तीव्रता से बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा शेयर्स में पैसा लगाने में डूब न जाए ये डर बना रहता है। तो नए नए जो इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई, यानी सेबी की स्थापना की गई। और इस बोर्ड को संक्षेप में सेबी कहते हैं। संपूर्ण देश में फैले 24 स्टॉक एक्सचेंजों पर नियंत्रण का कार्य सेबी का होता है। सेबी एक समामेलित संस्था है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व और अविच्छिन्न उत्तराधिकार है। सेबी एक बोर्ड है जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति एवं सदस्यों का मनोनयन केंद्र सरकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इसे भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय खोलने का अधिकार है। अब हम देखते हैं सेबी के उद्देश्य। तो सेबी के उद्देश्यों में क्यों किया गया, सेबी को क्यों इसकी स्थापना की गई है, उसका पहला है निवेशकों की सुरक्षा। सेबी का सबसे पहला उद्देश्य है कि निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, विशेष रूप से वैयक्तिक निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना और उन्हें मार्गदर्शन करना, और निवेशकों के अभाव में पूंजी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यदि निवेशक असुरक्षा की भावना से इन्वेस्ट ही ना करे तो देश का काम और कंपनियों का काम कैसे चलेगा। इसलिए इस बोर्ड की स्थापना की गई है जिससे निवेशकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। फिर बाजार उपलब्ध करवाना। औद्योगिक संस्थाओं की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार उपलब्ध कराने का कार्य सेबी करता है। अगला है आचार संहिता। तो प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के माध्यम से जो ब्रोकर, मर्चेंट, बैंक, बीमाकर्ता या बैंकर, इनसे निवेशकों की सुरक्षा में आचार संहिता के तहत कार्य करवाना, नियमों के तहत कार्य कराना। फिर है अधिकृत सूचनाएं। सेबी निवेशकों को कंपनी से संबंधित निरंतर अधिकृत सूचनाएं उपलब्ध करवाना सेबी का कार्य है।
तभी निवेशक उन पर विश्वास रख सकते हैं। फिर है व्यवहारों में पारदर्शिता। निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए पूंजी बाजार में पारदर्शिता का होना आवश्यक है। सेबी के निर्देशों से पूंजी बाजार में पारदर्शिता बनी रहती है। अगला है आंतरिक ट्रेडिंग। कुछ प्रभावशाली व्यक्ति गुप्त रूप से कंपनी के संबंधित जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ उठा लेते हैं। इसके कारण बाकी निवेशकों के हित प्रभावित होते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो आंतरिक ट्रेडिंग है, इस पर रोक लगाने के लिए सेबी की आवश्यकता है। फिर है उचित व्यवहार। तो प्रतिभूतियां निर्गमित करने वाली कंपनी के द्वारा निवेशकों के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर है अगला श्रेष्ठ सेवाएं। सेबी का उद्देश्य यह है कि पूंजी बाजार से संबंधित समस्त पक्षकारों को श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करना। अब हमारा अगला टॉपिक है नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन। ये कब किया जाता है? नोटबंदी की आवश्यकता क्यों है? तो जब किसी भी देश में एक समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है और अर्थव्यवस्था में जाली नोट हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत मुद्रा को तुरंत प्रभाव से बंद करके नई मुद्रा जारी की जाती है। विमुद्रीकरण के तहत पुरानी मुद्रा को कानून के द्वारा ही बंद कर दिया जाता है और उस मुद्रा की कोई भी कीमत नहीं रह जाती है। हमारे देश में, भारत में 8 नवंबर 1916 को रात्रि 8:15 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोटों को अचानक बंद करने की घोषणा कर दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 31 मार्च 2016 तक भारत में 16.42 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट बाजार में थे, जिनमें से करीब 14.18 लाख रुपए 500 और 1000 रुपए के नोटों में थे। और नोटबंदी का निर्णय जो लिया गया, वो कभी कभी किसी सरकार को क्यों लेना पड़ता है? तो नोटबंदी का निर्णय लेने के क्या कारण हो सकते हैं किसी सरकार के लिए? तो पहला है काले धन को समाप्त करना, दूसरा है अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना, तीसरा है नकली नोटों को रोकना, चौथा है रोजगार में बढ़ोतरी करना, पांचवा है आतंकवाद पर नियंत्रण रखना और कर अपवचन का नियंत्रण करना। इसके साथ ही यहाँ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।